कांग्रेस को पता चल गया कि उनके पास हरियाणा में कुछ नहीं बचा है और उन्होंने अनेकों प्रयोग कर लिए। अनेकों प्रकार के उन्होंने अपने संगठन में अध्यक्ष बना बना करके उनको पीट पीट करके भारत का रास्ता भी दिखा करके प्रयोग कर लिए। और अब कांग्रेस के पास हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है। वह अपने स्तर पर जो उनके मानसिक स्तर है उसी के हिसाब से ही वो शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वही एक सड़क छाप भाषा का वो प्रयोग करते हैं जिसको न समाज पसंद करता है। और कहीं ना कहीं वो जब मोदी जी के ऊपर जब इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं तो पूरी दुनिया में अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में लेकर के आते हैं। देश में विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और वह किसी भी विकास के मुद्दे पर आज उनके पास बातचीत करने को कुछ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जन संदेश यात्रा, जन संवाद यात्रा है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे सर। किस तरीके से रोड मैप को लेकर चर्चा हुई है सर? इस यात्रा में क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और ये एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 9 वर्ष से अधिक कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष का यह स्वर्णिम काल रहा है। और जो स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न था या उनकी एक उद्घोषणा थी, उन्होंने कहा था मैं देख रहा हूँ 21वीं शताब्दी में भारत माता खड़ी हो रही है, जाग रही है और समूचे विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में वह संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मोदी जी ने पूरे देश के सामने लाल किले से यह आह्वान किया है कि वर्तमान पीढ़ी अब यह संकल्प ले कि जब देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे हों, 2047 आते आते भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में अग्रणी बन करके खड़ा हो और विकसित राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान हो। तो ऐसे में जो ये हमारा 75 से 25 साल का जो 100 साल का जो बीच का जो 25 साल का जो कार्यकाल है, इसको लेके वर्तमान पीढ़ी वो एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए स्वाभिमान के साथ, एक नए संकल्प के साथ कि विकास के हर आयाम में, हर पक्ष में, हर पहलू में भारत दुनिया में पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प लेने का अब अवसर आ गया है। मोदी जी के नेतृत्व में अब वो नींव भारत के विकास की डल चुकी है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बुलंद इमारत एक विकसित राष्ट्र की खड़ी की जा सकती है। उस नाते से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र का संकल्प लेने के लिए एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको हरियाणा प्रदेश में भी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये एक यात्रा गांव-गांव में जाएगी और 25 जनवरी तक ये यात्रा गांव-गांव में रहेगी। और किस प्रकार से भारत ने आज ये नींव किस प्रकार से तैयार की है और अगले संकल्प क्या हैं, भारत को कहाँ पहुँचना है। ये केवल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बल्कि एक सही मायने में विकसित राष्ट्र भारत कैसे बन सकता है, इसका संकल्प हर नागरिक का संकल्प बने, इसको लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा सरकार का एक बहुत वृहद कार्यक्रम है और इसमें तमाम समाज इसमें जुड़े और कार्यकर्ता भी अपने आप को देश के सैनिक मान करके इस संकल्प के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक जानकारी सूचना जो हमारा एक स्वाभाविक संगठन की एक सतत प्रक्रिया रहती है, उसके माध्यम से कल सब कार्यकर्ताओं को भी दी है और सब अपने अपने स्तर पर इसमें अपना योगदान समाज के साथ जुड़ करके इस संकल्प महायज्ञ में दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में एक नई स्वाभिमान के साथ, एक नई चेतना के साथ, एक बड़े संकल्प के साथ एक नई जागृति और देश को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा संकल्प इससे आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। सर, आप कह रहे हैं कि 9 साल में जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नींव रखी गई है और आगे के लिए जो संकल्प है उसको लेकर आप जाएंगे, लेकिन
प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की टिप्पणी हो रही है, जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर निजी जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उस मामले में हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस किया है सर, उनको आज उनको जवाब भी देना है, लेकिन इस तरीके की जो राजनीति हो रही है सर देश में, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मर्यादित भाषा नहीं इस्तेमाल हो रही है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, देश में विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और वह किसी भी विकास के मुद्दे पर आज उनके पास बातचीत करने को कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए भारत के सम्मान को लेकर के भी आज उनको तकलीफ कई बार महसूस होती हुई दिखाई देती है। मोदी जी का सम्मान विश्व में बढ़ रहा है, मोदी जी के नहीं, वो भारतवर्ष का सम्मान विश्व में बढ़ रहा है, इस बात से भी उनको तकलीफ होती है। और देश में जो विकास हो रहा है इसको लेकर के कोई भी मुद्दा आज तक वो खड़ा नहीं कर पाए हैं। एक मुद्दा विहीन विपक्ष हो और नेतृत्व विहीन विपक्ष हो, नीति विहीन विपक्ष हो, विचार विहीन विपक्ष हो और एक कमज़ोर मानस जब विपक्ष के नेतृत्व का सामने दिखाई दे, तो ये स्पष्ट है कि जो मुद्दे नहीं हैं वह अपने स्तर पर जो उनके मानसिक स्तर है उसी के हिसाब से ही वो शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वही एक सड़क छाप भाषा का वो प्रयोग करते हैं जिसको न समाज पसंद करता है। और कहीं ना कहीं वो जब मोदी जी के ऊपर जब इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं तो पूरी दुनिया में अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में लेकर के आते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी इस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं, ये ठीक उसी कड़ी में ये टिप्पणियां याद की जाएंगी जब कभी मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि वो चाय वाला आकर के कांग्रेस के अधिवेशन में आकर के चाय बेच सकता है। जब कभी सोनिया गांधी जी ने कहा था, मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग किया था। जब किसी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, जब पूरा देश ने मैं हूं चौकीदार की मुहिम और आंदोलन खड़ा कर दिया था, तो विपक्ष ने सबक नहीं लिया है और वह गाली गलौज की स्तर पर आ गया है। तो ये उनकी बौखलाहट का, उनकी हार की स्वीकार्यता का परिचायक है और उनके मानसिक स्तर का परिचायक है, जिससे देश की जनता भली भांति परिचित है और वो बार बार अपने मानसिक स्तर का परिचय देते रहते हैं। 5 राज्यों के जो इलेक्शन होंगे उसका रिजल्ट किस तरह का रहेगा भाई? हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख तौर पर 3 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें वर्तमान में हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी और मिजोरम में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। इन सभी राज्यों में, आप मेरी बात को लिख लीजिए, 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहले से कई गुना बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, कहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। बहुत मजबूत होकर के पार्टी इन राज्यों में उभर करके फिर से सामने आई है। कभी सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 36 बिरादरी की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, आपने प्रतिक्रिया दे भी दी गई है, लेकिन आप चंडीगढ़ आए हैं तो इसलिए ये सवाल पूछना जरूर बनता है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, अलग अलग समुदाय से बनाए जाएंगे, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, अलग अलग समुदाय से बनाए जाएंगे। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से ये जातिगत समीकरणों को देखते हुए इस तरह की स्टेटमेंट चुनाव के नजदीक पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा जाता है कि 4 उप मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ? क्या कहें? देखिए, कांग्रेस को पता चल गया कि उनके पास हरियाणा में कुछ नहीं बचा है और उन्होंने अनेकों प्रयोग कर लिए, अनेकों प्रकार के उन्होंने अपने संगठन में अध्यक्ष बना करके उनको पीट करके भारत का रास्ता भी दिखा करके प्रयोग कर लिए। और अब कांग्रेस के पास हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल मात्र एक जातीय चक्रव्यूह रच करके और वह अपनी चुनाव की वैतरणी को पार ले जाना चाहती है। अध्यक्ष के साथ में 4 और कार्यकारी अध्यक्ष बना देना एक 90 विधानसभा के एक छोटे से राज्य में
5-5 अध्यक्ष बना देना अपने आप में कांग्रेस की एक स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस के पास कोई एक नेता नहीं, कांग्रेस के पास कोई एक अध्यक्ष के लायक व्यक्ति नहीं, उनको 5-5 अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं और उनको सर्व समाज स्वीकार नहीं कर रहा। उनको अलग अलग समाजों के बीच में अपने प्रतिनिधि दिखा करके लोगों को बहकाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। वो ठीक उसी भूमिका में है जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अलग अलग तरफ से वह दुर्जन शक्ति का संग्रह करके और महाभारत के युद्ध को लड़ने की कोशिश की थी। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक गिरोह के कब्जे में आ चुकी है और वो धृतराष्ट्र की मानसिकता उस गिरोह के ऊपर हावी है, उस गिरोह के नेता पर हावी है। और वो गिरोह जो अतीत में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो ग्रीन ब्रिगेड का संस्कार था, वह कांग्रेस में गुलाबी गैंग के रूप में आज वो सामने आ चुका है और उसने कांग्रेस पर कब्जा करके जो कांग्रेस का जो पुराना जो एक कार्यकर्ता संगठन था उसको तहस नहस करके और आज उसके ऊपर वो कुंडली मार के बैठे हैं। जो हश्र धृतराष्ट्र और कौरवों की सेना का हुआ था महाभारत में, वही हश्र पुत्र मुंह में फंसे हुए वर्तमान कांग्रेस में बैठे धृतराष्ट्र, उनके गुलाबी गैंग, उनका ग्रीन ब्रिगेड का संस्कार उसका होने वाला है। ये बताएं कि आप जिस तरह से भाजपा भी अपनी यात्राएं निकालने जा रही है, कांग्रेस ने भी जन आक्रोश रैलियों का एक कार्यक्रम तय किया है, इससे आप किस तरह से देखते हैं? उनका ये भी कहना है साफ तौर पर अगर सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में जाकर उठाया जाएगा। वो ये तमाम जो सर का सवाल उसमें ऐड कर रहा हूँ, जरूर करें कि जन आक्रोश है, हम लोगों में बीच में जाए, लोगों में रोष है क्योंकि परिवार पहचान पत्र और बेरोजगारी, प्रॉपर्टी आईडी, ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लोगों में आक्रोश है और साथ ही परिवार पहचान पत्र को हम खत्म कर देंगे सत्ता में। सर इसी में जोड़ता और साथ में कुमारी शैलजा अलग से लोकसभा अपनी यात्राएं निकालने की तैयारी में प्रोग्राम करने की। अभी 3 दिसंबर के बाद कुछ और नेता फ्री हो जाएंगे, वो भी अलग अलग तरीके से अपने कार्यक्रमों को लेकर के और वो भी निकल सकते हैं। कांग्रेस न तो एक संगठन के रूप में सामने है, न पार्टी के रूप में सामने है, न कोई उनकी विचारधारा है, न कोई नेतृत्व है। तो जो पार्टी अपना जिला के आज तक संगठन ही नहीं बना पाई हो, वो जनता में क्या संदेश देंगे? एक संगठन पर एक राय नहीं हो पाए हों, क्या वो जनता में लोकतांत्रिक प्रणाली में जाने के योग्य भी हैं? जो केवल अपने परिवार के स्वार्थ सिद्धि से अतिरिक्त सोचते नहीं हों, जिनको अपने परिवार के एक बेटे से बाहर हरियाणा प्रदेश की माओं की कोख से पैदा हुए अनेकों जो कामयाब नौजवान हैं, किसी ने खेल के मैदान में दुनिया के अंदर भारत का और हरियाणा प्रदेश का अपने गांव का नाम रोशन किया है, किसी ने पढ़ाई के और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो IIT, IIM, एम्स से और IAS और IPS करके भी बहुत सारे नौजवान निकले हैं। बहुत सारे नौजवान हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत काबिल हैं। क्या केवल इनके परिवारों में पैदा हुए लोग ही सरकारों में या जनप्रतिनिधि बनने के योग्य हैं? मैं हरियाणा की नौजवान पीढ़ी से प्रार्थना करता हूं कि समय आ गया है परिवारवाद पर प्रचंड प्रहार करें और किसी भी सूरत में ये परिवारवादी तंत्र के लोगों को स्वीकार न करके सामान्य परिवारों से जो योग्य, सक्षम, समर्थ जो नौजवान हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएं और अपने हाथ में खुद मुख्तार बन करके अपनी किस्मत का फैसला करें और ये परिवारवादी तंत्र को हराएं। मैं अपील करता हूं नौजवानों से। एक मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, युवा पहले छात्र जो राजनीति यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी उसका उदाहरण है, कुरुक्षेत्र MDU है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से जो छात्र संघों के चुनाव प्रतिबंधित हैं, करवाए नहीं जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए, क्या आप निजी रूप से कैप्टन अभिमन्यु के तौर पर, जिस तरह से आपकी विचारधारा अभी आई कि नए युवा आए सामने, आपकी क्या इसमें कहना है कि जो छात्र संघों के चुनाव है होने चाहिए? देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली विश्व में
सत्ता और सरकार के चयन के लिए श्रेष्ठतम प्रणाली है। बिल्कुल। राजशाही लोकशाही से बेहतर नहीं हो सकती, कुल तंत्र जनतंत्र से बेहतर नहीं हो सकता, और इवन जो ब्यूरोक्रेसी है वो कभी भी लोकतंत्र का पर्याय नहीं बन सकती। लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास और श्रद्धा रखने वाले लोग ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संस्कार का विकास वह परिवार से प्रारंभ होकर के, समाज से प्रारंभ होकर के, वह हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली के संस्कार का विकास होना चाहिए। उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी हों, वहाँ पर भी किसी न किसी रूप में यह लोकतांत्रिक प्रणाली के संस्कार का विकास करना संभव हो सकता है। उसमें कहीं कोई दोष हैं, उन दोषों को दूर करते हुए इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्टूडेंट्स के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन कैसे हो, इसके ऊपर कोई न कोई रास्ते ऐसे निकलने चाहिए जो दोष मुक्त हों, जिससे अपराध को बढ़ावा ना मिले, जिससे कोई गलत कार्य संस्कृति के दोष जो हैं वो आगे ना बढ़ पाएं, कि अच्छे तरीके से पार्टिसिपेटिव प्रोसेस में वो अपनी भूमिका निभा पाएं। साथ के साथ अपना प्राथमिक जो लक्ष्य है जीवन का वो विद्योपार्जन है। विद्योपार्जन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, विद्या प्राप्त करना प्रमुख कार्य है। उसी में पार्टिसिपेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, यह भी एक लोकतांत्रिक संस्कार के विकास का मार्ग है। परंतु जो कुछ लोग केवल मात्र फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हुए और पढ़ाई और शिक्षा को इग्नोर करके अगर कैंपस में गलत प्रकार का संस्कार पैदा करने का सोचते हैं, उन दोषों को भी, उन विकारों को भी दूर करते हुए एक अच्छा पार्टिसिपेटिव प्रोसेस का रास्ता निकलना चाहिए। सर, अगर बात करें जातिगत जनगणना की बात जो है वो कई प्रदेशों में देखने के लिए मिलती है। अभय चौटाला ने भी ये कहा है कि सरकार आने पर वो भी करवाएंगे। आपका क्या मत है? देखिए, जो इनकी मानसिकता है, जो लोग आज बात कर रहे हैं, ये लोग सरकारों में रहे और पूर्ण बहुमत की सरकारों में रहे और देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं। कांग्रेस भी 60 साल से ज़्यादा देश के ऊपर सरकार पर काबिज रही है। इन सभी दलों ने समय समय पर सरकार में रहते हुए कभी भी ये विषय को इन्होंने नहीं बढ़ाया। जब इनकी राजनीति कमज़ोर हो रही है, ये कोई किसी समाज का भला करने की नीयत से विषय नहीं उठा रहे हैं, ये इनकी कमज़ोर होती हुई राजनीतिक ज़मीन को, इनके परिवार के राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए ये जातिवाद का सहारा लेने की मानसिकता से ये बातें कर रहे हैं। और अगर कोई पवित्र मानस के साथ, पवित्र लक्ष्य के साथ ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम इस चर्चा में भागीदार होकर के सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार हैं। और इसमें से कोई सकारात्मक निर्णय निकलता है तो हम उसमें अपनी एक अच्छी भूमिका निभाने को तैयार हैं। अपने आप में कोई विषय वह गलत नहीं हो सकता है। अपने आप में लोगों की पहचान करना ये कोई गलत नहीं हो सकता है, अगर संविधान उसकी इजाज़त देता है। कि संविधान में जब हमने सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड को उसको दूर करने के लिए जब प्रावधान रखे हुए हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन समाज ये देख रहा है, ये विषय उन लोग जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसकी हुई है, वो अपने परिवार की राजनीतिक ज़मीन को वापस, विरासत को जातिवाद के सहारे वो खड़ा करना, बचाना चाहते हैं।
तो लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि इनके नीयत ईमानदार नहीं है, साफ नहीं है। यानी आप पक्ष में है, लेकिन जिस सोच के साथ किसी वो भी चल रहे प्रकार का सामाजिक कल्याण के लिए तो भारत के संविधान में दिए हुए प्रावधानों के तहत पवित्र भाव से पवित्र संकल्प को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास होता है, उससे कोई असहमत नहीं होता है। हैं, आप केंद्र और स्टेट में सत्ता में अगर इसको आगे बढ़वाने के लिए तो कोई असहमत नहीं होता है। विषय है, इस चर्चा को आगे बढ़ना चाहिए। चर्चा आगे बढ़ेगी, सबके भाव सामने आ जाएंगे, सबके मानस सामने आ जाएंगे, सबके लक्ष्य सामने आ जाएंगे, सबकी पवित्रता और अपवित्रता भी सामने आ जाएगी, तो गुण दोष सामने आ जाएंगे, तो शास्त्रार्थ से कुछ बेहतर निकलेगा। इसलिए ये मंथन होते रहना चाहिए और इसी में से अमृत और विष निकल के सामने आएगा। एक सर, हिसार लोकसभा को लेके आपकी चर्चा है, हालांकि पहले भी कई नेता जो इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो क्या आपका मन है इस बार हिसार लोकसभा? सर, डिप्टी सीएम साहब ने भी 2-3 दिन पहले कहा कि हिसार सीट पर उनका हक बनता है, कोई दावा कर रहे हैं? सभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। हर पार्टी का हक है चुनाव लड़ने का। हर पार्टी का हक है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे, तो इसलिए वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनका हक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पार्टियों के अंदर हर कार्यकर्ता का हक है कि वो पार्टी के फोरम के ऊपर अपनी भूमिका के लिए संगठन में अपनी बात रखे। हमारा तो स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिले। मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनना देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जहाँ 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, तो हिसार लोकसभा में भी कमल खिले, इस बात की वहाँ का एक कार्यकर्ता, चूँकि मैं वहाँ पे विधायक रहा हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए मेहनत करें और निश्चित तौर पर हिसार में कमल खिलेगा। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। आपके चुनाव लड़ने का इसका फैसला पार्टी करती है। आपकी पार्टी को ही विधानसभा के- सर्वाधिकार सुरक्षित है। सर, दुष्यंत चौटाला जी ने राजस्थान में बोला है कि बीजेपी को अगर वोट दोगे तो अपना खराब करोगे। आप डिप्टी सीएम हैं, उसको किस तरह गठबंधन देखते में हैं? है। गठबंधन में है, और उसके बाद उन्होंने एक वो जारी किया है। राजस्थान में वो चुनाव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में वो स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। धन्यवाद।